हेलो दोस्तों, हमारी क्लासेज की कड़ी में एक और क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और वो क्लास है आज की हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक हमारा आता है संधि का। दोस्तों, इससे पीछे की क्लास में हमने स्वर संधि की कंप्लीट जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की थी। कंप्लीट गहराइयों को हम समझ पाए थे स्वर संधि की। स्वर संधि के पांचों प्रकार लॉजिक से कैसे याद रखे जा सकते हैं, स्वर संधि का उदाहरण देकर हम उसके संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसमें संधि कैसे पहचानते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है इनका आंसर मैंने आसान तरीके से आपके सामने उपस्थित किया था। यदि आपने हमारी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्लासें मिल जाएंगी। आइए आज हम देखते हैं व्यंजन संधि। अगर व्यंजन संधि की हम बात करते हैं तो देखो, संधि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें कि संधि जो है यह वर्णों का मेल कहलाती है। संधि क्या है आपकी? वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। दोस्तों, तीनों संधियों की हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि स्वर संधि में केवल स्वर से स्वर का मेल पाया जाता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी हो सकता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से पाया जा सकता है। आइए, स्वर संधि हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कौन सी? व्यंजन संधि। दोस्तों, अगर व्यंजन संधि की बात करती हूँ तो आप सभी को ये पता है कि हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिसमें से 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये जो 33 व्यंजन होते हैं, इन 33 व्यंजनों में हमारे 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके कैसे लेकर मैं तक के वर्ण। कैसे मैं तक के जो वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कैसे मैं तक थोड़ा सा बताते हैं कि जो क है ये एक वर्ग है, क का एक वर्ग होता है और इस वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जैसे क के बाद में ख के बाद में ग के बाद में घ और घ के बाद में अंग होता है। ये 5 वर्ण हैं इस क वर्ग के। इसी प्रकार से क वर्ग के बाद क्या होता है? च वर्ग होता है। च वर्ग के भी आप जानते हैं 5 व्यंजन हुआ करते हैं। उसके बाद में च वर्ग के बाद ट वर्ग होता है, फिर त वर्ग होता है और फिर प वर्ग होता है। ये जो 5 वर्ग होते हैं, इनके 5 वर्ण मिलकर कितने बनाते हैं? 25 वर्ण बनते हैं और इन 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए, चलो मैं इनको पूरा ही कर देती हूँ। च के बाद क्या आता है? छ के बाद ज के बाद झ और य, त थ द ध अण, त थ द ध न, उसके प फ ब भ म। ये जो 25 हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इन 33 में हमारे पास आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हुआ करते हैं आपके? य, र, ल, व। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण आता है 33 व्यंजनों का, वो आता है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 हुआ करती है। कौन कौन से होते हैं ये? श, श, स, ह। ये जो 4 व्यंजन हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 33 व्यंजन का वर्गीकरण था। अब ये जो हमारे पास 33 व्यंजन हैं, इन व्यंजनों का आपस में कैसे संयोग होता है और क्या शब्द में परिवर्तन आता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? व्यंजन संधि के अंतर्गत। आइए अब हम देखें व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि को सीखने के लिए हमें नियमों को याद करना पड़ता है। हमें नियम याद करने पड़ते हैं। स्वर संधि की तरह कोई लॉजिक यहाँ नहीं है कि लॉजिक लगाया और हमने आंसर निकाल लिया।
दोस्तों यहाँ हमें नियम ही याद करने पड़ते हैं, लेकिन उन नियमों को मैं आसान तरीके से आपके सामने उपस्थित करूंगी। एक बार यदि आप व्यंजन संधि के नियम मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप व्यंजन संधि भूल जाएं। आइए हम देखें, सबसे पहला जो नियम आता है, पहला नियम हम देखने जा रहे हैं व्यंजन संधि का, और पहला नियम हमारे पास आता है वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन। किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। पहला नियम हमारे पास है वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन। हम देखने जा रहे हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सबसे पहला जो तरीका होता है परिवर्तन करने का वो होता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से पाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से पाया जाता है। जैसे हम ये कहें ये क वर्ग है और क वर्ग का ये पहला वर्ण है, इसका संयोग किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से पाया जाता है तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। समझ पाए? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होता है तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए, अगर इस पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होता है तो ये जो पहला वर्ग है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल गया। देखिए, यदि संयोग हुआ क का तो क अपने तीसरे में बदल जाएगा। क वर्ग का तीसरा क्या है? ग है, तो क का क्या बन जाएगा? हमारे सामने ग बन जाएगा। यदि संयोग होता है च का तो च अपने तीसरे में बदलेगा और च का तीसरा क्या होता है? ज होता है। यदि ट का संयोग किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से होगा तो ट अपने तीसरे में बदलेगा और ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? आपका ड होगा। यदि त का संयोग है तो त अपने तीसरे में बदलेगा, द में बदल जाएगा। और यदि प का संयोग होता तो प अपने तीसरे में बदलता है, किसमें? ब में बदल जाता है। तो ये हमारा पहला नियम था। समझिए कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा तो हमेशा यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों देखिएगा, पहला वर्ण हमारे पास ये है। ये जो पांचों वर्ण हैं इनमें से किसी का भी संयोग यदि किसी स्वर के साथ हुआ तो ये जो पहले वर्ण हैं ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे हमारे सामने उदाहरण दे दिया जाता है वाक प्लस ईस। उदाहरण हमारे सामने क्या दिया? वाक प्लस ईस। दोस्तों समझिएगा, ये क किसी वर्ग का पहला है और पहले का संयोग किसके साथ हुआ है? स्वर के साथ हुआ है। यदि पहले का संयोग स्वर के साथ होगा तो यह पहला जो है ये अपने तीसरे में बदलेगा। और ये क है, क का तीसरा क्या बन जाएगा? हमारे पास ग। और जो क हलंत का है तो ग भी हलंत का हो जाएगा। ये वा यहाँ से ज्यों का त्यों हमारे पास आ गया। ये ग था और इसका आगे कौन सा शब्द आ गया? ईस शब्द हमारे सामने आ गया। दोस्तों हम देखते हैं हिंदी में, यदि यहाँ कोई व्यंजन आधा है और जस्ट इसके बाद स्वर है तो ये स्वर इसी में मिलकर इसको पूरा कर देता है और शब्द हमारे पास क्या हो जाता है? वागीस शब्द हो जाता है। बड़ा ई है तो बड़ी ई की मात्रा इस पर लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? वागीस शब्द बन जाता है। देखिए, और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण आता है जगत प्लस ईस। जगत प्लस ईस।
देखिएगा ये तय किसी वर्ग का पहला है और इसका संयोग किसके साथ हुआ है, किसी स्वर के साथ। अगर पहले का किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी स्वर के साथ होता है तो यह पहला अपने तीसरे में बदल जाता है और तय का तीसरा क्या हो जाता है, दय हो जाता है। तय हलंत का है तो दय भी हलंत का हो जाएगा। ये जग यहाँ से ज्यों का त्यों आ गया, तय दय में बदल गया, ये जो ई था ये ज्यों की त्यों लिख दिया। और वही नियम कि यदि ये व्यंजन आधा है इसके तुरंत बाद में ई आया है तो ये इसमें मिलकर इसको पूरा बना देगा और शब्द बन जाएगा जग। शब्द क्या बन गया हमारे पास, जग तो ज्यों का त्यों और दय में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश शब्द हमारे सामने बन जाता है। समझ आया होगा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी भी स्वर से होता है तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चलिए बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा हमारे पास, शब्द बन जाएगा वागीश। आगे देखिए तीसरा नियम आता है हमारे पास कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी भी अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग अंतस्थ व्यंजन, ये रह ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी भी अंतस्थ व्यंजन से होगा तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। देखिए पहला था यदि तीसरे चौथे से होगा तो तीसरे में बदलेगा, पहले का संयोग यदि स्वर से होगा तब भी तीसरे में बदलेगा और पहले का संयोग यदि किसी अंतस्थ व्यंजन से होता है तब भी तीसरे में बदल जाएगा। जैसे दोस्तों उत प्लस योग, उत प्लस योग, देखिए ये जो तय है ये किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और यह है ये कोई क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यदि पहले किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किससे हो रहा है, किसी अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो यह पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। देखिए देखते हैं कैसे, ये जो तय है इसका तीसरा कौन सा हो जाएगा, दय। तय हलंत का है तो दय भी क्या हो जाएगा, हलंत का हो जाएगा। ये ऊ यहाँ से ज्यों का त्यों हमने रख दिया और आगे का योग शब्द हमारे पास आ गया और शब्द क्या बन गया, उद्योग। ये शब्द उद्योग। दोस्तों हम जानते हैं दय और य के मेल को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये, और ये शब्द हमारा क्या हो गया, उद्योग शब्द हो गया। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी अंतस्थ व्यंजन से होगा तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला नियम आता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो यह पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यदि वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के यदि पांचवें वर्ण से होता है तो यह पहला वर्ण अपने तीसरे में नहीं बदलेगा, अब की बार किस में बदलेगा, अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। यदि कै का संयोग किसी भी पांचवें से हुआ तो कै किस में बदलेगा, अंग में बदल जाएगा। यदि च का संयोग किसी भी पांचवें से हुआ तो च किस में बदलेगा, य में बदल जाएगा। यदि ट का संयोग किसी भी पांचवें से हुआ तो ट अण में परिवर्तित हो जाएगा। त का संयोग किसी भी पांचवें से हुआ तो त न में बदल जाएगा। यदि प का संयोग किसी भी पांचवें से हुआ तो प किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। आइए नियम देखते हैं। जैसे किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग यदि पांचवें से होगा तो वह अपने पांचवें में बदलेगा। उदाहरण हमारे सामने आ जाता है वाक प्लस में, वाक प्लस में। दोस्तों ये कै किसी वर्ग का पहला है
और ये जो मैं है ये किसी वर्ग का पांचवा है। यदि पहले का संयोग किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होगा तो यह पहला अपने पांचवें में बदलेगा, यह पहला अपने पांचवें में बदलेगा। और क का पांचवा क्या होता है? अंग हुआ करता। क आधा है तो अंग भी आधा होता है। और हम देखते हैं कि यदि कोई भी पांचवा वर्ण है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है, जब इसे हम आधे रूप में लिखते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? अनुस्वार के रूप में चला जाता है। देखिए ये जो वा था ये यहाँ से हमारे पास आ गया, क जो है ये अंग में बदल गया और मैं यहाँ से आ गया और हमारे पास शब्द क्या बन गया? वांग्मय शब्द हो गया। और इसको सही लिखने का तरीका कौन सा हो जाएगा? वांग्मय शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो वांग्मय शब्द हमारे पास आ जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास ये जो नियम थे, ये नियम आते हैं हमारे किसके? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन के। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है? यदि एक बार पुनः दोहराती हूँ, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में होता है तो वह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी स्वर के साथ होता है तो वह पहला अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उसके बाद यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग येर लव्य से हो जाता है तो वह पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अगला नियम आया कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ होता है तो वह पहला अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों ये था पहला नियम व्यंजन संधि का कि वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आइए अब हम साझा करते हैं अगला नियम, और अगला नियम हमारे सामने आता है तय संबंधी नियम। अगला नियम कौन सा है? तय संबंधी नियम। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम, और दूसरा नियम हमारे पास आ जाता है तय संबंधी नियम। नियम नंबर दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम हम देखते हैं तय संबंधी नियम कि तय में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अभी हम देख रहे थे कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर तय आ जाता है तो इस तय के कुछ अपने स्पेशल नियम होते हैं, इसका परिवर्तन कैसे होता है। इसमें पहला नियम हमारे पास आता है कि यदि तय का संयोग चय या छय से होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि तय का संयोग चय या छय से होता है तो तय का चय बन जाता है। ध्यान दीजिए, यदि तय का संयोग चय या छय से होता है तो तय किस में बदल जाता है? चय में बदल जाता है। तय आधा है, हलंत वाला है तो चय भी हलंत वाला हो जाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण आते हैं उत प्लस चिन्ह, उत प्लस चिन्ह। देखिएगा ये तय है और तय का संयोग किससे हुआ? छय से हुआ। यदि तय का संयोग चय या छय से होगा तो तय किस में बदलेगा? चय में। तो ये जो ऊ था ये ज्यों का त्यों हमारे पास आ गया। ये जो तय है ये तय किसका संयोग छय से हुआ। जब इस वर्ण को हम खोलेंगे ना तो इस वर्ण को खोलते हैं तो ये इस प्रकार से खुलता है, यानी संयोग किसका होता है? छय का होता है, ई का संयोग नहीं होता है। ई बाद में लेखन होता है, ई का पहले व्यंजन का लेखन होता है। तो ये ऊ था, अगर तय का संयोग छय से हुआ तो तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। तय हलंत का है तो चय भी हलंत का हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये जो छय है ये यहाँ से आ गया और इसकी जो मात्रा थी वो यहाँ से लग गई और उच्छिन्न शब्द हमारे पास हो जाता है। तत् प्लस छिन्न से क्या बन गया? हमारे पास शब्द बन जाता है उच्छिन्न।
दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक और उदाहरण आपके सामने दिया जाता है, जैसे उदाहरण देते हैं उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, देखिए ये तय है और तय का संयोग किससे हुआ है, च से। अगर तय का संयोग च से होगा, अगर तय का संयोग च से होगा तो तय किस में बदलेगा, च में बदल जाएगा, यानी ये इस तय का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। इस ऊ को हमने यहाँ से ज्यों का त्यों ले लिया, च है तय है ये च में परिवर्तित हो गया है और ये चारण शब्द पहले से ही हमारे पास था और शब्द क्या हो गया हमारा, उच्चारण शब्द हो गया। अब चाहे हमें उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछे, उच्चारण शब्द में संधि पूछे, हमें पता है यदि च के पहले च आ रहा है तो ये किससे बना हुआ है, तय से बना हुआ है, और तय से बना हुआ है तो संधि कौन सी, व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद करवाए तो ऊ का ज्यों की त्यों रख दो। इस ये तय किसका, च किसका बना, तय का, तो इसको आधा तय बना दो और चारण शब्द आगे से रख दो, और ये जो है ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये उत प्लस चारण का उदाहरण हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस चारण हो जाएगा। चलिए अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम तय से संबंधित आता है कि यदि तय का संयोग जय या झ से होता है, यदि तय का संयोग जय या झ से होता है तो तय का जय बन जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत बार ये नियम आपसे पूछा जाता है, इस नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि तय का संयोग जय या झ से होगा तो तय का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सामने उदाहरण आता है उत प्लस जवल। उत प्लस जवल, देखिएगा ये तय है और तय का संयोग किसके साथ हुआ है, जय के साथ। तय का संयोग यदि जय के साथ होगा तो तय का भी क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। हम देखे आइए यदि तय का संयोग जय या झ से होता है तो तय का क्या बन जाता है, जय बन जाता है। ऊ यहाँ से ज्यों का त्यों आ गया, इस तय का क्या बन गया, जय। तय हलंत वाला है तो जय भी क्या हो जाएगा, हलंत वाला, यानी स्वर रहित हो जाएगा। एक जय पहले से ही स्वर रहित था और वल यहाँ से आ गया और शब्द हमारा क्या बन गया, उज्ज्वल। दोस्तों ध्यान दीजिए, उज्ज्वल शब्द बहुत बार शुद्ध अशुद्ध में भी हमसे पूछा जाता है। दे देता है कि उज्ज्वल शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है और हमारे सामने ऑप्शन बना देता है उज्ज्वल, ये ऑप्शन बना देता है। एक ऑप्शन में दोनों जय पूरे दे देता है। ध्यान रखिएगा, हमें पता है उज्ज्वल शब्द किससे बना, उत प्लस जवल शब्द से बना है। तय हलंत का है तो इसका जब ये जय में परिवर्तित होगा तो हलंत वाले में ही परिवर्तित होगा, यानी आधे में ही परिवर्तित होगा। और एक जय पहले से ही स्वर रहित हमारे पास है, आधा हमारे पास है, तो दोनों जय क्या आ जाएंगे, आपके स्वर रहित जय आ जाएंगे, दोनों जय आधे आ जाएंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास आता है, यदि तय का संयोग तय या ठ से होता है, यदि तय का संयोग तय या ठ से होता है तो तय का तय बन जाता है। तय किस में बदल जाता है, तय में बदल जाता है। जैसे उदाहरण हमारे पास में आ जाता है तत् प्लस टीका। उदाहरण क्या आ जाता है, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका आ जाता है। दोस्तों देखिए, तय का संयोग किससे हुआ है, तय से। यदि तय का संयोग तय में के साथ होता है तो तय का भी क्या बन जाता है, तय बन जाता है। ये तय ज्यों का त्यों हमारे पास आ गया। यह जो तय है ये तय में परिवर्तित हो गया। तय हलंत का था तो तय भी हलंत का हुआ, और ये जो टीका शब्द था जो का त्यों हमारे पास आ गया और शब्द क्या बन गया, तट्टिका शब्द हमारे पास बन जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास आता है कि यदि तय का संयोग ड या ढ से हो जाता है, यदि तय का संयोग ड या ढ से होता है तो तय का ड बन जाता है। यदि तय का संयोग ड या ढ से होता है
तो तय किस में बदल जाता है, डय में बदल जाता है, तय डय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया जाता है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन हमारे पास आता है। देखो तय का संयोग डय के साथ हुआ है, अगर तय का संयोग डय के साथ होगा तो तय भी किस में बदलेगा, डय में ही बदल जाएगा। तो ऊ हमारा ज्यों का त्यों आ गया, तय किस में बदल गया, हमारे डय में बदल गया, और एक डयन शब्द पहले से ही हमारे पास था और शब्द क्या बन जाता है, उड्डयन शब्द बन जाता है। अब चाहे वो उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद हमसे करवाए कि बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हमें पता है अगर डय से पहले आधा डय आ रहा है तो किससे बना है, ये तय से बना हुआ है। तो बस हम क्या बना देंगे, ऊ ज्यों की त्यों रह जाएगा। तय किसका बना था, डय किसका बना था, तय का, तो तय में बदल देंगे और डयन शब्द आगे ज्यों का त्यों रख देंगे। उड्डयन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। आइए आगे देखते हैं। अगला नियम हमारे पास में आता है कि यदि तय का संयोग, यदि तय का संयोग लय से होता है, तय का संयोग लय से होता है तो तय का लय बन जाता है। ध्यान दीजिए, यदि थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यदि तय का संयोग लय के साथ होता है तो तय किस में बदल जाता है, लय में बदल जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया जाता है उत प्लस लास, उदाहरण कौन सा दिया जाता है, उत प्लस लास। देखिए दोस्तों, तय का संयोग किसके साथ हुआ, लय के साथ। यदि तय का संयोग लय के साथ हुआ तो तय किस में बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। ऊ हमारे पास ज्यों का त्यों आ गया, तय किस में बदला, लय में। तय आधा था तो लय भी क्या बन गया, आधा बन गया। और लास शब्द को हमने यहाँ से उठा लिया और हमारे सामने शब्द क्या हो गया, उल्लास। शब्द क्या बन जाता है, उल्लास शब्द बन जाता है। अब चाहे उल्लास शब्द से का हमें संधि विच्छेद करने को दे दे, हमें पता अगर लय से पहले लय आ रहा है और आधा है तो किससे बना हुआ है, ये तय से बना हुआ है व्यंजन संधि के दौरान। तो हम बना देंगे, ये जो लय है इसको तय में बदल देंगे और आगे का शब्द जो कि त्यों रख देंगे। ये अगला नियम हमारे पास आता है और अगला नियम हमारे पास आ जाता है यदि तय का संयोग, यदि तय का संयोग स से होता है। कौन सा स है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कौन सा स है। हाँ जी, ना तो ये 21 वाला स है आपका, 21 वाला मत कहना। ये जो स है इसका अपना नियम होता है व्याकरण में, और व्याकरण में इसका अपना नाम होता है। कौन सा नाम होता है दोस्तों, तीनों स हमारे पास आते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे पास ये स आता है, फिर ये स आता है, फिर ये स आता है। तीनों स के नाम क्या होते हैं, कौन कौन से स होते हैं तीनों, जल्दी से बता दीजिएगा जी। कोई कहेगा मैम ये 21 वाला स है, कोई कहेगा ये पेट काटने वाला स है, कोई कहेगा ये सड़क वाला स है। दोस्तों ये इनके नाम नहीं होते। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो इन तीनों स का हमने नाम पढ़ा था। ये कौन कौन से स होते हैं, ये जो स होता है ये कौन सा होता है आपका, तालव्य स होता है। ये स आपका मूर्धन्य स होता है और ये स आपका दंतीय स होता है। चलिए हम नियम देखें कि यदि तय का संयोग तालव्य स से होता है तो तय का क्या बनता है, च बन जाता है। लेकिन इस बार स भी परिवर्तित हो जाता है तथा स का क्या बन जाता है, छ बन जाता है। जो स होता है यह किस में परिवर्तित हो जाता है, छ में बदल जाता है। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ, यदि तय का संयोग तालव्य स से होता है तो तय का च तथा स का छ बन जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण हमें दे देते उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। देखिए ये तय है और तय का संयोग किससे हुआ है, तालव्य स से हुआ है। तो तय किस में बदलेगा, तय तो बदल जाएगा च में और स बदल जाएगा छ में। देखिए ये ऊ हमारे पास ज्यों का त्यों आ गया।
ये जो तय है ये च में बदल जाता है, तय आधा है तो च भी आधा बन जाता है। ये जो स होता है ये छ में बदल जाता है, स आधा है तो छ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। और वास शब्द यहाँ से ज्यों का त्यों आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है, उच्छ्वास शब्द बन जाता है। चलिए अगला नियम हमारे पास में आता है, ये इससे अगला नियम हमारे पास आ जाया करता है। नियम आता है यदि तय का संयोग है से होता है, यदि तय का संयोग है से होता है तो तय का द तथा है का ध बन जाता है। का क्या बन जाता है, ध बन जाता है। आइए एक उदाहरण के साथ इसको भी समझते हैं। उदाहरण हमारे सामने दिया जाता है कि यदि तय का संयोग है से होता है, तय का संयोग किससे होता है से होता है, तो तय का क्या बन जाता है, द, और है का क्या बन जाता है, ध बन जाता है। तो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है उत प्लस हार। शब्द क्या दिया उसने, उत प्लस हार। देखिए ये तय है और तय का संयोग किसके साथ हुआ है, हमारे है के साथ हुआ है। यदि तय का संयोग है के साथ होता है तो तय किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है, और है किस में बदल जाता है, हमारे ध के अंतर्गत बदल जाता है। आइए देखते हैं, ध में बदल जाता है, शब्द क्या बनेगा, ये जो ऊ है ये जो का त्यों हमारे पास आ गया। ये जो तय है ये किस में बदल गया, द में बदल गया। तय हलंत का था तो द भी किसका हो गया, हलंत का हो गया। ये जो है ये किस में बदला, ध में, और इसकी मात्रा किस पर आ गई, इसके साथ आ गई। और हमारे पास जो शब्द था वो क्या हो गया, उद्धार शब्द हो जाता है। तय का द बना था, है का ध बना था, और र ज्यों का त्यों आ गया और शब्द क्या बन गया, उद्धार शब्द हो गया। अब उद्धार शब्द देकर संधि पूछे तो ध्यान में रखना कि ध से पहले अगर द आ रहा है तो ये द किसका बना हुआ है, तय का बना हुआ है। और तय का बना हुआ है तो संधि कौन सी है, फिर ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों ये नियम था हमारा तय संबंधी नियम, याद रखिएगा और पुनः दोहरा देती हूँ। पहला नियम है यदि तय का संयोग च या छ से हो, यदि तय का संयोग च या छ से होता है तो तय का च बन जाता है। दूसरा नियम है यदि तय का संयोग ज या झ से होता है तो तय का ज बन जाता है। तीसरा नियम है यदि तय का संयोग ट या ठ से होता है तो तय का क्या बन जाता है, तय बन जाता है। चौथा नियम है यदि तय का संयोग ड या ढ से होता है तो तय का ड बन जाता है। पांचवा नियम है यदि तय का संयोग ल से होता है तो तय का ल बन जाता है। छठा नियम आता है यदि तय का संयोग तालव्य स से होता है तो इस समय देखो ये दोनों ऊष्मीय व्यंजन हैं और ये ऊष्मीय व्यंजन है तो इनमें इतनी ताकत होती है, ये इतने हल्के होते हैं कि तय को तो बदलते हैं लेकिन साथ साथ स्वयं भी बदल जाते हैं। तो यदि तय का संयोग स से हुआ तो तय का तो क्या बन गया, च बन गया, और स का क्या बन गया, छ बन गया। उसके बाद में है भी आपका ऊष्मीय है, ये हल्का सा व्यंजन है, जब इसको बदलेगा तो स्वयं भी बदल जाएगा। तो अगर तय का संयोग है के साथ होगा तो तय का तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और है का क्या बन जाएगा, ध बन जाता है। ये नियम था दोस्तों हमारा तय संबंधी नियम। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। इस क्लास को आप 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जब जैसे ही ये हमारी व्यंजन संधि पूरी होती है तो हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसके दौरान ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।